नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है भारतीय संविधान की विशेषता। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं बीपीएससी एवं अन्य स्टेट पीसीएस से के जीएस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर नोट्स बनाऊंगा। साथ ही साथ जो है हिंदी साहित्य यूपीएससी एवं बीपीएससी तथा अन्य स्टेट पीसीएस के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करूंगा। तो आइए हम लोग इधर आते हैं भारतीय संविधान की विशेषता पर। भारतीय संविधान की कुछ विशेषता इस प्रकार से है। भारत का जो संविधान है वह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान दो तरह के होते हैं, लिखित और मौखिक। लिखित संविधान का उदाहरण जो है भारत के साथ साथ यूएसए है, वहीं मौखिक संविधान जो है यूके का संविधान इसका एक उदाहरण है। मौखिक संविधान में होता है कि उनके जो कुछ ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, जो कुछ मान्यताएं हैं, साथ ही साथ जो कुछ कहीं कहीं छोटा मोटा कुछ लिखा हुआ होता है, इन सब का समग्र रूप जो होता है उनका संविधान होता है। तो ये मौखिक संविधान हुआ। लिखित संविधान भारत और यूएसए। तो दुनिया के सभी लिखित संविधानों में भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। दूसरी विशेषता भारतीय संविधान की यह है कि यह विविध स्रोतों से विहित संविधान है, यानी कि कई सारे स्रोतों से, यानी पूरी दुनिया के संविधान को खंगाला गया और उसमें से जहाँ जहाँ से भी अच्छाइयाँ, अच्छे प्रावधान लगे उन्हें ले लिया गया और भारतीय संविधान में उन्हें शामिल किया गया। हम लोग पढ़ते भी हैं इसे। भारत के संविधान में जो है बीमर से लिया गया है, यूके से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है, यूएसएसआर के संविधान, आयरलैंड के संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935, इन सब से भारत के संविधान जो है ये सब क्या है, भारतीय संविधान के स्रोत हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सार सार को गही गही दे थोथा दही उड़ाए, यानी सभी देशों के संविधान से अच्छे तत्वों को लेकर एक भारत का संविधान रचा गया है। भारतीय संविधान की जो एक और विशेषता है वह है नम्यता एवं कठोरता का शानदार संतुलन। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान हैं वह बेहद लचीले हैं और उनका संशोधन जो है आसानी से किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनका संशोधन काफ़ी मुश्किल है। तो नम्यता और कठोरता के आधार पर भी हम देखते हैं कि कुछ संविधान बहुत ही कठोर होते हैं, उनमें संशोधन बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे यूएसए का संविधान, उसमें संशोधन करना बहुत ही मुश्किल है। यही कारण है कि उसके एक संशोधन में 10 साल लग जाते हैं और वहाँ के संविधान में अभी बहुत ही कम संशोधन हुए हैं। कितने संशोधन हुए हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीछे आप कमेंट में लिखें। दूसरा संविधान ऐसा होता है जो कि बहुत ही जिसमें आसानी से संशोधित किया जा सकता है, जैसे यूके का संविधान। भारत का संविधान इन दोनों के बीच का है। हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 368 में 2 तरह के संशोधन के प्रावधान किए गए हैं, एक विशेष बहुमत से और दूसरा जो है विशेष बहुमत एवं राज्य, जो संपूर्ण राज्य हैं उनमें आधे से अधिक राज्यों का जो है कंसेंट लेना होता है। 2 तरह, आर्टिकल 368 में 2 ही तरह का संशोधन का प्रावधान है, यद्यपि एक तीसरा संशोधन भी है, सामान्य बहुमत से संशोधन किया जाता है। तो कुछ प्रावधान जो है आसानी से संशोधित हैं, कुछ के लिए विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का कंसेंट चाहिए होता है। तो इस प्रकार से जो भारत का संविधान है वो नम एवं कठोर दोनों का सुंदर समन्वय है। इस भारतीय संविधान की एक और विशेषता है कि एकात्मकता की झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत क्या है, संघ है, लेकिन इसका जो झुकाव है वह एकात्मकता की ओर ही है। दोनों लक्षणों को हम लोग देखेंगे, एकात्मकता और संघ। संघ कैसे है, तो यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, स्टेट में सेंटर में। 2 जो हैं गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट में होते हैं गवर्नमेंट और सेंटर में होते हैं। साथ ही साथ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो यह सब जो है बतलाता है कि भारत जो है वो संघीय है। क्या है, संघीय व्यवस्था है भारत में। लेकिन इसके साथ ही साथ जो है भारतीय संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो समग्र रूप से संघीय व्यवस्था के बावजूद क्या दिखलाते हैं कि भारत का जो स्वरूप है भारतीय संविधान में ऐसा दिखलाया गया है कि झुकाव एकात्मकता की ओर ही है। जैसे कुछ पद हैं, राज्यपाल के पद हैं, इसके साथ ही साथ अखिल भारतीय सेवा हैं, ये सब क्या हैं, एकात्मकता की ओर झुकाव प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही साथ जो है भारत स्वयं को क्या घोषित करता है, भारत राज्यों का संघ है, लेकिन क्या राज्यों को स्वतंत्रता है कि वो भारत से अलग हो सकते हैं? संविधान कहता है नहीं। क्या भारत का राज्य जो है किसी दूसरे देश से कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या खुद अपने स्तर पर किसी कॉन्ट्रैक्ट आदि को, ट्रीटी आदि को साइन कर सकता है? नहीं।
यहाँ के राज्य चाहें तो जनमत संग्रह करा कर अलग नहीं हो सकते हैं, जैसे कि विदेशों में कई जगह होता है, वो जनमत संग्रह कराते हैं कि हाँ भाई आपके देश में हमको रहना है कि नहीं रहना है। भारत में यह छूट नहीं है। तो एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था भारत के संविधान की विशेषता है, इसमें जो प्रावधान है। इसके अलावा एकीकृत न्यायपालिका, भारतीय संविधान एकीकृत न्यायपालिका की बात करता है। सबसे पहले सेंटर पे है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यहाँ पर, उसके ऊपर स्टेट कोर्ट है यानी हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह हायरार्की है, आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपकी केस वहाँ भी हार जाते हैं तो आप बड़ी बेंच के पास अपील कर सकते हैं, वहाँ भी अगर हार जाते हैं तो मृत्युदंड के केस में आप राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान जो है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं डीपीएसपी तीनों की गारंटी देता है, उसमें तीनों का वर्णन है। हम लोग जानते हैं मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स आरंभ में 7 थे, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? ये राज्य को निर्देशित करते हैं। राज्य जब विकास के लिए जो अपने नीति बनाते हैं तो इन्हीं पॉलिसीज़ को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण करते हैं। मनरेगा वगैरह जो है क्या है, ये इन नीतियों का ही क्रियान्वयन है। तो भारतीय संविधान में डीपीएसपी का भी प्रावधान है, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार का भी प्रावधान है। ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं क्या करते हैं, स्टेट की शक्ति को कर्टेल करते हैं, मतलब उसको कट छाट करते हैं, और व्यक्ति के सर्वोत्तोन्मुखी विकास के लिए ये बेहद आवश्यक हैं। इसके अलावा आते हैं हम लोग मौलिक कर्तव्य। तो भारत का जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं था। हम सभी जानते हैं कि 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में संभवतः 86वें संविधान संशोधन से एक और मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी भी हैं। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह भी है कि यह भारत को क्या घोषित करता है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। लेकिन भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वो कैसी धर्मनिरपेक्षता है, पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता से अलग है। जहाँ पर धर्मनिरपेक्ष का अर्थ धर्म जोड़े निरपेक्ष संधि विच्छेद करते हैं, तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य यह नहीं है कि हम किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देंगे, बल्कि इसके ठीक विपरीत यह है कि सरकार या भारत जो है सभी धर्मों को समान रूप से आदर देगा। इसीलिए जब हम देखते हैं कि भारत में पहले जब वैष्णो देवी का अगर मान लिया कि माता वैष्णो देवी का अगर 5,000, 10,000 या 1 लाख जो है सिक्के छपते थे, तो इसके साथ ही साथ हज के लिए सब्सिडी इत्यादि भी प्रदान की जाती थी। सभी धर्मों को ये समान रूप से महत्व देता है, न कि हर धर्म को खारिज करना। तो यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप है। हाँ, यह अवश्य है कि सरकार या केंद्र या जो भारत है, भारत किसी भी एक खास धर्म को प्रेफरेंस नहीं देगा, उसे राजधर्म घोषित नहीं करेगा, उसे बढ़ावा नहीं देगा। तो यह भारत का धर्मनिरपेक्ष है। ये भारतीय संविधान में ऐसा वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की एक सबसे बड़ी विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इसे देखने पर यह विशेषता और भी खुलकर सामने आती है। कैसे आती है? तो भारत जैसे ही स्वतंत्र हुआ, इसने अपने नागरिकों को, वैसे नागरिक जो 21 वर्ष के थे, 21 वर्ष या उससे ऊपर के थे, हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भाषाभाषी का हो, इन सब से इतर इसने अपने प्रत्येक नागरिक को जो 21 वर्ष से ऊपर का था, क्या किया, मताधिकार दे दिया। जबकि कई ऐसे देश जो स्वयं को कहते हैं बहुत प्रगतिशील हैं, बहुत मानवाधिकार की वर्तमान में बातें करते हैं, हम लोगों को भाषण देते हैं, सिखलाते हैं, जब हम उनके इतिहास को टटोलते हैं तो पाते हैं स्वयं यूएस है, वहाँ कालों को जो है वोट देने का अधिकार बहुत ज़्यादा बाद में दिया गया। पश्चिम के अधिकांश देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत बाद में दिया गया था। महिलाएँ जो हैं, ओलंपी द गूज एक नाम की महिला थी फ्रांस में, उसने कहा भाई कर तो हम भी देते हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, ठीक है, तो हमको भी मत देने का अधिकार दो। तो वहाँ की जो जुडिशियरी थी उसने उस महिला को फांसी पे चढ़ा दिया। तो इन सब परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो भारत में क्या है, एडल्ट फ्रेंचाइजी है, 21 वर्ष या उससे ऊपर के हैं तो हर व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को वोट देने का अधिकार दिया गया है। यद्यपि कि जो 21 वर्ष जो है ये संभवतः 61वें संविधान संशोधन 1988 जो कि 1989 में लागू हुआ था, में 21 वर्ष की आयु जो है वो घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये सार्वभौमिक मताधिकार है।
हमारे संविधान में क्या है, आपातकालीन प्रावधान भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं 3 तरह के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, तो आपातकालीन प्रावधान भी है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका काफ़ी शानदार ढंग तो नहीं कहेंगे, इसका प्रयोग किया था राष्ट्रीय आपातकाल का 1975 में, जब पूरे देश में आपातकाल लगवा दिया था। तो कहने का मतलब है कि वो संविधान के इस प्रावधान से अच्छी तरह से वाकिफ़ थी, उन्होंने इसका अच्छा उपयोग किया अपने हित में। भारत में जो है भारतीय संविधान क्या है, यहाँ पर त्रिस्तरीय सरकार है। क्या है, त्रिस्तरीय सरकार है। अन्य देशों में आमतौर पर 2 स्तरीय सरकार होती है, लेकिन 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन से क्या है कि हमारे यहाँ पंचायत एवं नगर निगम, नगर पालिका इत्यादि आया। तो भारत में जो है त्रिस्तरीय संविधान की गारंटी हमारा संविधान देता है। सरकार का संसदीय रूप है। भारतीय संविधान क्या कहता है कि यहाँ की जो सरकार होगी उसका क्या होगा, संसदीय रूप होगा। सरकार हम लोग कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं, मोनार्की, राजतंत्र, प्रजातंत्र और भी तमाम तरह है डिवीज़न का। उसमें एक डिवीज़न का ये है कि संसदीय है कि अध्यक्षीय है सरकार की प्रणाली। तो यूएसए में क्या है, अध्यक्षीय प्रणाली है, जबकि भारत में संसदीय प्रणाली है और यह यूके से ली गई है। तो सरकार का संसदीय रूप है यहाँ पर, जो कि यूके से लिया गया है, ना कि अध्यक्षीय रूप है जैसा कि यूएसए में है। तो यह भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब भारतीय संविधान की कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं, जैसे कि पहला कि यह भारत का जो संविधान है वो एलिफेंटन साइज का है, यानी बहुत ही विशाल संविधान है। तो भारत का संविधान बड़ा होना ही था। क्यों बड़ा होना चाहता था, क्योंकि भारत स्वयं एक बहुत विशाल देश है। इसके साथ ही साथ यहाँ विविधताएँ बहुत ज़्यादा हैं। भारत से कई 3 गुना ज़्यादा विशाल देश यूएसए है। आप कहेंगे वहाँ भी लिखित संविधान है, उससे बड़ा यहाँ का कैसे हो गया। तो यहाँ पर विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा धर्म, नस्ल, भाषा, जाति इत्यादि बोली जाती हैं और सभी के प्रावधानों को समावेश किया गया है। इसलिए भारत का संविधान बड़ा है। विविधताएं प्लस भारत स्वयं बहुत बड़ा है। और साथ ही साथ जो है भारतीय संविधान क्या है, एक ही संविधान है। नागरिकता के संदर्भ में यहाँ पर देखिए, अन्य देशों में दोहरी नागरिकता कई देशों में दोहरी नागरिकता होती है। मैं वो नागरिकता मैंने छोड़ दिया था। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, यानी कि आप सिर्फ भारत के वासी हो सकते हैं, ना कि महाराष्ट्र और भारत का एक साथ, ना कि पंजाब और भारत का। 2 नागरिकता आपके पास नहीं होगी, एक ही नागरिकता होगी। ठीक उसी प्रकार स्टेट के संविधान अलग नहीं है। स्टेट के भी जो भी प्रावधान है पूरे भारत के और पूरा भारत के सारे स्टेट और भारत का, तो कुल मिलाकर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान भी इसी में किया गया है। इसलिए भी भारत का संविधान बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। भारतीय संविधान का बड़ा होने का एक और कारण यह भी है कि इसमें जो निर्माता लोग थे क्या थे, वो कानून विशेषज्ञ थे। तो उन्होंने जो है काफ़ी बारीकी से चुन कर कई सारे प्रावधानों को रखा। इसलिए भारत का संविधान बहुत बड़ा है। आलोचना में यही कहा जाता है एलिफेंटन साइज। तो क्यों बड़ा है उसका मैंने कारण दिया। दूसरी आलोचना यह की जाती है कि यह वकीलों का स्वर्गगाह है भारतीय संविधान, यानी इसमें कई सारे लूपहोल्स हैं, वकीलों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। तीसरी आलोचना यह की जाती है गांधीयन प्रिंसिपल से अलग है, थोड़ा हटकर है। चौथी आलोचना यह की जाती है कि यह भारतीय के अनुरूप नहीं है। भारत का संविधान में भारतीयता का ही समावेश कम है, विदेशी तत्व बहुत ज़्यादा हैं। 5वां आरोप यह लगाया जाता है कि भारत का संविधान जो है चेपी कार्य है। जैसा कि मैंने यह कहा था कि विविध स्रोतों से भीत है। तो यही कहते हैं कि कई जगह से उठाए, कहीं का रोड़ा कहीं का ईंट। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसा करके है ना कि कहीं कहीं का रोड़ा ईंट उठाकर एक महल बना लिए। तो दरअसल ऐसा भी नहीं है, हमने हर जगह से चेपी कार्य नहीं किया है, बल्कि हर जगह से मोती उठाकर एक क्या है भव्य माला का निर्माण किया है। तो ये सब थे भारतीय संविधान पर लगाए गए कुछ आरोप क्या थे, चेपी कार्य, बहुत बड़ा साइज इसका साइज है, वकीलों का स्वर्गगाह है, और भी 1-2 जो मैंने अभी पॉइंट आपको बोला। तो गांधीयन प्रिंसिपल से अलग है। तो ये सब थे भारतीय संविधान पर लगाए गए कुछ आरोप। तो हमने देखा इस वीडियो में भारतीय संविधान की विशेषता, उस पर लगे आरोप, उन आरोपों का जवाब। तो आई होप यह चैप्टर मैं आपको कुछ हद तक क्लियर कर पाया हूँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।